इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन आज की घटना में एक औरत ऐसी होती है जो परेशानी में पड़ती है, छोटी मोटी परेशानी में होती है, लेकिन अपने परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रचती है कि जिसकी वजह से उसके हमेशा हमेशा के लिए 3 बच्चे अनाथ होते हैं, साथ में वह भी हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वह ख़त्म होने के लिए एकदम मजबूर भी हो जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक भारत की राजधानी दक्षिणी दिल्ली का, और ठीक उसी में ही स्टोरेजगंज पड़ता है, एक जाना माना सिटी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 10 मार्च साल 2021 का ही सुबह का लगभग वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी दिन दिल्ली में वर्क डे होता है, जिसकी वजह से सुबह सुबह लोग अपने काम पर जाने के लिए वहाँ रास्ते में निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन उसी रास्ते पर एक वैगनार कार होती है, वैगनार कार भी रास्ते में फंस जाती है, जिसकी वजह से बड़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वह कार आगे बढ़ ही रही होती है। तभी उसी वक्त एक व्यक्ति आता बाइक लेकर, जिसके सर पर हेलमेट होता है। वह व्यक्ति आकर अपनी बाइक जो होता है थोड़ी आगे रोक देता है। तुरंत वैगनार कार के जो चालक होता है उससे कुछ बात करने लग जाता है। जो बाइकर होता है अपने ही जेब से एक पिस्तौल निकालता है, उसी पिस्तौल से उस वैगनार कार चालक के ऊपर एक के बाद एक गोली अब चला देता है, जिसकी वजह से वैगनार कार के चालक की जो पैर होता है जाकर ब्रेक पे लग जाता, बड़ी तेज़ आवाज़ लगती है। और उस गोली की आवाज़ के सुनकर जितने भी राहगीर मौके पर अपने काम पे जा रहे होते हैं बड़ी जल्दबाजी में मुड़ते हैं और देखने लग जाते हैं, और जैसे ही देखते करीब आते उसी वक्त वह रिवाल्वर लहराते हुए बाइकर वहीं से फरार हो जाता है। काफ़ी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। उसी समय नज़दीकी पुलिस थाने की जो टीम होती है वहां पीसीआर जवान पहुंच जाते हैं, और जब पहुंचते हैं करीब जाते हैं देखते हैं वैगनार कार चालक जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं सीट पर पड़ा होता है। तुरंत पीसीआर के जो जवान होते हैं उसी वक्त पीसीआर में ले जाकर कार चालक को लाते हैं। लेने के बाद एम्स अस्पताल में लेकर और भर्ती करवा देते हैं। तुरंत इसकी जो सूचना होता है पीसीआर वैन के जो जवान होते हैं उन्हीं के द्वारा उस नज़दीकी पुलिस थाने में दिया गया होता है। वह थाना ठीक डिफरेंस कॉलोनी पड़ता है, और उसी थाने के जितेंद्र मलिक थाना प्रभारी होते हैं। अब उनको जैसे ही खबर लगता तुरंत ही डिस्पेस कॉलोनी से अपने कुछ सिपाही को लेते हैं, और लेने के बाद तुरंत उसी वक्त घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं। लेकिन जो मौके पर राहगीर होते हैं वह राहगीर तो वहाँ नहीं मिलते, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वहाँ मलिक साहब उनसे कुछ पूछताछ करते। पूछताछ करने के बाद तुरंत उसी वक्त अपने टीम को लेकर एम्स अस्पताल पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वहाँ डॉक्टरों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह जो वैगनार कार चालक होता है उसकी जो अवस्था है इस समय काफ़ी बुरी अवस्था है, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। मौके पर इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उसके जो सांस की जो नली होती है वह फूली हुई है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है।
थाना प्रभारी वहाँ पर जितेंद्र मलिक यह खबर पाते हैं। डॉक्टर के पास जब पहुँचते, जब पूछताछ शुरू कर देते हैं तो यही पता चलता है कि उस वैगनार कार चालक के व्यक्ति के पास एक पर्स होता है और साथ में कुछ उसके अपने पास कागज़ भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त डॉक्टर से उस पर्स को और उस कागज़ को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन पुलिस की टीम जब पर्स को देखती है तो उसमें एक पहचान पत्र निकलता है, जिससे पता चलता इस व्यक्ति का नाम भीमराज है, जो यहीं चिराग दिल्ली गांव का ही रहने वाला है। लेकिन मौके पर BSES में संविदा पर ड्राइवर की नौकरी किया करता था। लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता कि आखिर इस व्यक्ति का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। आखिर वह बाइकर कौन था? क्या यह भीमराज का जान पहचान का था? पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल उस समय गूंज पड़ते। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है, इसकी जो सूचना होता है अब भीमराज के घर परिवार वालों को दे देते हैं। उसके घर में अपनी पत्नी होती है बबीता। भीमराज के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल होता है और दूसरे नंबर का बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल का होता है। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होता है। इसकी खबर जैसे ही अब बबीता को वहाँ के इंस्पेक्टर द्वारा मिलता है, मिलने के बाद बबीता अपने बच्चों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद तुरंत एम्स अस्पताल पहुंच जाती है। वहां के इंस्पेक्टर इधर बबीता से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद और जब ले जाते ICU में, जैसे ही बबीता अपने पति अब भीमराज को देखती तो वहीं पर अपने बच्चों के साथ दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस की जो टीम होती है वहीं बबीता को काफ़ी समझाती बुझाती है। पुलिस की टीम वहाँ बबीता से पूछने लग जाती कि आखिर तुम्हारे पति का किसी से क्या दुश्मनी था या किसी के साथ पैसे का लेन देन था। तो बबीता पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब, हमारे जो पति होते हैं एक तो सिर्फ पियक्कड़ किस्म के थे, उनका रोज़ का पीना उना होता था, लेकिन हाँ उनका किसी से लेन देन नहीं था। लेकिन साहब हमें नहीं पता उनका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है या उनकी किसी की दुश्मनी पहले हुए पड़ी होती है। साहब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से बबीता से पूछताछ करने के बाद इसकी जो सूचना होता है थाना प्रभारी अब उसी वक्त जितेंद्र मलिक उस एरिया के जो DSP होते हैं उनको दे देते हैं। और DSP द्वारा इसकी खबर जो होता है उस एरिया में जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, आसपास थाने होते हैं, सभी थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं अपनी टीम सहित एम्स अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जितेंद्र मलिक से मुलाकात करते हैं। फिर उन्हीं के साथ एक मीटिंग करते हैं और उसी मीटिंग के तहत एक फ़ैसला लिया जाता है, क्यों ना चलकर अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया जाए कि आखिर जो होता है भीमराज के किसी से क्या दुश्मनी था, आखिर वह बाइकर था कौन। इसीलिए पुलिस की टीम दोबारा कुछ इंस्पेक्टर को साथ लेती है और लेकर घटना पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर जितने भी दुकानदार हो उनसे जब पूछा जाता है बस यही पता चलता कि एक बाइकर आ रहा था और उसी वक्त भीड़ भाड़ अवस्था को देखकर बाइकर करीब जाता है उसी वैगनार कार के पास और उसी कार चालक के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है। फिर भीड़ पे न जाने कैसे अपने आप को बचाते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जो फरार होता है ठीक इस रोड के दाईं तरफ बहुत तेज़ी से जाता है। अब पुलिस के सामने जैसे यह बात पता चलता है कि आखिर जो बाइकर होता है वह रोड के इस दाएं साइड से गया हुआ है, तो पुलिस की जो टीम होती है उस एरिया के और उस रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे होते हैं लगभग 5 किलोमीटर के अंदर 200 कैमरे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है एक टीम तहत उनकी जांच पड़ताल करना अब शुरू कर देती है। पुलिस की टीम काफ़ी घंटे मेहनत करती है और तभी वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर एक बाइकर होता है। वह बाइकर जो होता है अपनी बाइक लेकर वहीं खड़ा होता है जो महिंद्रा सेंट्रो होता है, लेकिन उसके ही सर पर हेलमेट होता है। लेकिन उसके बाइक का जो नंबर होता है जब नेम प्लेट देखा जाता है पता चलता है कि वह जो नेम प्लेट होता है वह तो ऐसा लगता है किसी ने हाथ से मोड़ा हुआ है और नंबर साफ नहीं दिख पा रहा था। लेकिन पुलिस के सामने वही महिंद्रा जो इधर सेंट्रो होता है वह बाइकर जब आ जाता है पुलिस को भी समझ में आ जाता कि बस करो, ये हमारे पास छोटा सा सुराग है
इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी बाइकर के तहत यह जानना चाहती है कि आखिर यह बाइक किसका है, किसके नाम से यह बाइक रजिस्टर है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कई कड़ी दर कड़ी जो होता है वह नंबर अपने हिसाब से जोड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एजेंसी से संपर्क करती है। लेकिन जब एजेंसी से संपर्क किया जाता है, लास्ट में उस बाइकर के बारे में एक नंबर निकलकर पुलिस के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है वह जो महिंद्रा जो सेंट्रो होता है बल्कि वह इसी गोविंदपुरा का ही रहने वाला परवीर के नाम से रजिस्टर है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे खबर पाती है उसी वक्त जाती है, उसी रात और परवीर के घर पहुंच जाती है। परवीर तो अपने घर होता है, पुलिस की टीम उससे ही कहने लग जाती है कि तुम्हारे ऊपर एक व्यक्ति का हत्या कराने का आरोप है। यह बात जैसे इधर परवीर सुनता उसी समय दंग सा रह जाता, कहने लग जाता कि साहब दिन भर तो हम अपने घर में पड़े रहते हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त अब जैसे इस सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर परवीर को दिखाती है तो परवीर जैसे बाइक को देखता पहचान तो कर लेता कि साहब या तो हमारी अपनी बाइक है महिंद्रा सेंट्रो। पुलिस की टीम तो कहने लग जाती है जब तुम्हारी बाइक है तो इस मामले के हत्यारे तो तुम ही हो। लेकिन परवीर जैसे सुनता, सुनने के बाद कहता साहब इसमें हमारा किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि साहब हमने इस बाइक को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया होगा। उसी वक्त इस बाइक को हमने लखन नाम के एक व्यक्ति के हाथों में बेच दिया था। लेकिन हमें लगता है साहब उसने अभी तक इस बाइक को अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाया है। लेकिन साहब हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है। और पुलिस की जो टीम होती है परवीर की बात को बड़े ध्यान से सुनती है और घटना वाले दिन का मोबाइल नंबर को उसी समय पूरी तरह से लोकेशन जो था परवीर का जब देखा जाता है, पता चलता है कि सही में परवीर जो था उस समय अपने ही घर पर पूरे वक्त मौजूद होता है। जिसकी वजह से पुलिस अब उधर एक टीम लेती है। अब लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब लखन के पास पहुंच जाती है। अब जब लखन के पास पहुंचती है तो लखन तो अपने घर पर मिल जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है लखन से जब पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर तुमने होता है इधर भीमराज की हत्या किस मकसद से करवाई, तुम्हारी क्या मंशा थी। और जैसे यह बात भीमराज सुनता उसी समय दंग से रह जाता, कहने लग जाता कि साहब हम तो भीमराज को जानते ही नहीं कि आखिर भीमराज रहने वाला कौन है। अब पुलिस की टीम वही कह देती है कि आखिर जब जानते नहीं तो आखिर उनकी हत्या तुमने क्यों की। भीमराज वही यह बात सुनकर सन्न सा रह जाता, कहने लग जाता है कि साहब हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है, क्योंकि साहब अभी तक हम तो एक मच्छर नहीं मारे, आखिर भीमराज की हत्या क्यों करेंगे। पुलिस की टीम कह लेती है कि आखिर भीमराज जो होता अपनी मौत और ज़िंदगी से अभी तक अस्पताल में लड़ रहा है। उसके साथ अगर अनहोनी हो गया सब लोग एक ही साथ चक्की पीस हो गए। भीमराज जब यह बात सुनता कहने लग जाता है कि साहब अपने हाथों से हमने इस तरह का कोई कारनामा नहीं किया है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब पूछने लग जाते कि इस समय तुम्हारी जो बाइक है महिंद्रा सेंट्रो वह है कहाँ, तभी भीमराज पूरी तरह से हचक्के बचक्के हुए कहने लग जाता कि साहब हमारा जो अपना एक भाई है बड़ा सा, उसी का अपना बेटा है रोहन, साहब उसी के हाथ में हमारा बाइक है। क्योंकि साहब जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस वक्त लॉकडाउन की वजह से हम जो थे पैसे पूरे किस्त के तौर पर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो बाइक हमारे घर पर पड़ी हुई थी। लेकिन साहब रोहन जो होता है यहीं पास एयरटेल कंपनी है, उसी में जाकर एग्जीक्यूटिव का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस आने जाने में पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन हमारी जो बाइक होती जब कमरे पर पड़ी रहती थी उसे चलाने वाला कोई नहीं होता, तो वह जो होता है रोहन उस बाइक को चलाने के लिए हमसे काफ़ी बार जिद किया करता था। कहने लग जाता है कि चाचा जी आप बाइक दे दीजिए, तो जैसे हमारे पास बाइक आ जाए आपकी बाइक आपके पास रख देंगे। और उसी दिन से रोहन जो होता है वह बाइक खुद यूज किया करता था। अब इसके बारे में हमें नहीं जानकारी है कि साहब रोहन हमारी बाइक लेकर क्या इस हत्या में शामिल हो सकता है। पुलिस की टीम जैसे ही यह बात अब लखन से सुनने के बाद उसी समय वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अपने ही जेब से मोबाइल निकालने के बाद उससे सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्डिंग होते हैं, वही निकाल के जैसे दिखाते हैं, दिखाने के बाद उधर लखन जैसे देखता कहने लग जाता है कि साहब या तो हमारा अपना ही सेंट्रो बाइक है। पुलिस कहने लग जाती कि आखिर व्यक्ति है कौन। लखन कह देता है कि साहब या तो हमारा अपना भतीजा ही रोहन है,
पुलिस की टीम को समझ में आता है कि बस करो, सारा मामला क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर रोहन की अब तलाशी करने के लिए लग जाती है। तभी लखन से पता चलता कि इस समय रोहन है कहाँ। पुलिस की टीम पहुंच जाती है, उसके तौर ठिकाने से उसको ही धर दबोच लेती है। धर दबोचने के बाद थाने ले जाया जाता है, पूछा जाता है तो रोहन जो होता है पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन थाने में जैसे उसके सामने वही सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाया जाता है, देखने के बाद रोहन जो होता है तुरंत ही पुलिस के सामने टूट जाता, कहने लग जाता क्या करेगा साहब, उस समय हम अपनी कंपनी के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे और जल्दबाजी में बड़ी जल्दी से निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त उस व्यक्ति का वैगनार जो कार होता है वह कार हमारे बाइक के पीछे टक्कर मार, जिसकी वजह से हमें बड़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है। आने की वजह से उस व्यक्ति हम झगड़े तकरार करते हैं, लेकिन साहब वह गुस्सा हमारा शांत नहीं होता है। उसी रोड पर उसका काफ़ी दूर हम पीछा करते हैं, लेकिन जब उसके करीब पहुँचते फिर थोड़ी बहुत बहस होती है, फिर उसी के ऊपर अपने रिवॉल्वर निकाल कर एक के बाद एक गोली चला देते हैं। थाना इंस्पेक्टर अब मलिक साहब समझ जाते हैं कि यह जो केस होते हैं हमारे सामने हर दिन आते हैं। कोई व्यक्ति रास्ते में चलता फिरता किसी को टक्कर मार देता है, लेकिन इस तरह के अभी तक हमारे पास घटनाएं नहीं आई। तभी उसी वक्त इधर थाना प्रभारी सुरेंद्र जो मलिक होते हैं उनके सामने एक चौकानी वाली एक टीम जो होती है एक रहस्य निकाल के उनके सामने रख देती है। पता चलता इधर भीमराज की जो अपनी पत्नी होती है बबीता, पुलिस जो टीम होती है एक शक की बिना पर बबीता के मोबाइल नंबर का उसी वक्त CDR डिटेल जो होती है निकाली हुई पड़ी होती है और उसी CDR डिटेल में एक अनजान नंबर निकल के आ जाता है। वह अनजान नंबर किसी अरे गरीब व्यक्ति का नहीं होता है, वही अनजान व्यक्ति होता है जो पुलिस के कंधे उस समय चढ़ा हुआ पड़ा होता है, रोहन। क्योंकि घटना के वक्त जो होता है लगभग सुबह के टाइम उस नंबर पर बबीता के द्वारा कई बार कॉल किए गए होते हैं, लेकिन जब घटना हो गया होता है लगभग उसके 10 मिनट बाद बबीता के द्वारा रोहन के मोबाइल नंबर पर 5 मिनट और बात किए होते हैं। लेकिन जब बबीता के मोबाइल नंबर का लगभग कई महीने का CDR डिटेल देखा जाता, पता चलता बबीता जो होती है उस मोबाइल नंबर पर लगभग दिन भर में कई ना कई बार बात किया करती थी, जिसकी वजह से उधर पुलिस की जो टीम होती है बबीता के ऊपर शंका कर पहले बैठ जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब बबीता से पूछताछ करने के लिए थाने लेकर पहुंच जाती है, पूछताछ करने लग जाती है, तो बबीता तुरंत हामी भर लेती, क्या करी साहब, असल में रोहन से बात करने के लिए हमारी मजबूरी होती, क्योंकि साहब हमारा इसी एरिया में खुद का अपना ब्यूटी पार्लर है। उसी ब्यूटी पार्लर में एक एयरटेल की शॉपिंग मशीन होता है और साथ में एयरटेल का ब्रॉडबैंड होता है, और उसी को लगवाने के लिए एग्जीक्यूटिव के तौर पर रोहन को ही बुलाया करते थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब इधर बबीता से पूछताछ कर रही होती है तो बबीता के चेहरे को देखकर पुलिस को यकीन नहीं होता, इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उधर सख्ती दिखा देती है। बबीता जो होती है पुलिस के सामने पहले टूट चुकी होती है, लेकिन जब यही बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुरेंद्र मलिक अब दोहराते रोहन के सामने, तो रोहन समझ जाता कि अब जो होता पुलिस के सामने हमें टिक पाना बस की बात नहीं दिख रही है। तो पुलिस के सामने जो होता रोहन तुरंत अपना जुल्म जो होता है एक प्रेम पर्सन के नाते कबूल कर लेता है। लेकिन जो कहानी बयां करता उस कहानी में बबीता का नाम भी लेता है और पुलिस की जो टीम होती है बबीता को जाती है उसके ही घर से और धर जबरती लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन बबीता जैसे ही थाने में मौजूद रोहन को देखता है तो देखने के बाद समझ जाती है कि लग रहा रोहन ने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस के सामने बबीता और रोहन जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है वह थर्रास आ जाता है। बबीता जो होती है ठीक अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से जब बिताना शुरू कर देती है, तो उसी बीच उसके तीनों बच्चे जो होते हैं, जो बड़ी बेटी है वह शादी के दहलीज पर पहुंच जाती है। शादी के दहलीज पर पहुंचने की वजह से भीमराज को जो होता है शादी के लिए बड़ी चिंता होने लग जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी बेटियों की शादी के लिए तो तरीके से रिश्ता देखे, जिसकी वजह से वह बड़ी तंगी में आ जाता है। जब तंगी में आता है तो वह धीरे धीरे शराब का सेवन भी करने लग जाता है, और जब शराब की सेवन करता है तो नशे की एक ऐसी लत लगा लेता है, जिसकी वजह से शाम के टाइम नशे में धुत होकर अपने घर लौटता। लौटने की वजह से अपने पत्नी के साथ जब बात सलूकी करता तो उसी बीच जो था बबीता और इधर भीमराज के बीच कई बार झगड़े तकरार हो जाया करते थे। हो जाने की वजह से घर में अशांति फैल जाती है, जिसकी वजह से इधर बबीता को लगने लगता है कि हमारा जो पारिवारिक जो खर्चा है अब हमारे पति की बदौलत नहीं चल पाएगा। तो बबीता उसी समय एक फ़ैसला लेती है और उसी फैसले के तहत जो होता है खुद
अपने पति के कुछ पैसे जमे हुए हिस्से और साथ में अपने कुछ गहने गिरवी रख कर पैसा इकट्ठा करती है और उसी से जाकर अपने ही इलाके में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है और चलाने लग जाती है, जिसकी वजह से बबीता के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। परिवार भी थोड़ी बहुत खुशी दिखाई देने लग जाता है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त बबीता जैसे अपनी चारपाई पर जाती, पता चलता उसका जो पति होता है इधर शराब की वजह से खोखला शरीर बन जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता बनाने में भीमराज का जो शरीर होता है बबीता के सामने जवाब दे देता है, जिसकी वजह से बबीता की जो ज़रूरत होती है, जो हर्षतें होती हैं रात वाली, वह धरी की धरी रह जाती। तो भले बबीता 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें होते आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब बबीता को लगने लगता है कि अब हमें पति से उस चीज़ की मांग नहीं रखनी चाहिए जिसमें उसमें कुछ बचा ही नहीं हो, तो बबीता जो होती है उसी दिन से अब लग जाती है दूसरी मर्दों की तलाशी के लिए कि उस ज़रूरत को बाहर ही पूरा किया जा सकता है। तभी सितंबर साल 2020 का ही महीना होता है। उसी महीना में बबीता जो होती है अपने ही ब्यूटी पार्लर में एक स्वाइप मशीन और साथ में एक डिजिटल पेमेंट वाली मशीन और साथ में एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए मौके पर जद्दोजहद कोशिश भी करती है। तभी उसी वक्त एयरटेल कंपनी के पास फ़ोन कर देती है और एयरटेल कंपनी वाले जो होते हैं इधर एनजी ब्यूटी के तौर पर अब रोहन को सेलर कर देते, जिसकी वजह से रोहन जो होता है उसी वक्त बबीता के ब्यूटी पार्लर में पहुंचता है। लेकिन जब अंदर घुसता है अपने काम को करना शुरू कर देता है। लेकिन बबीता एक ब्यूटी पार्लर होने के नाते सज संवर कर अपने ही ब्यूटी पार्लर में कुर्सी पर बैठी होती है। उसके चाल और भाव को देख इधर रोहन जो होता है एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। लेकिन जब दीवाना हो जाता वहीं पर रोहन बबीता से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। भले ही बबीता से 20 साल छोटा होता रोहन, लेकिन बबीता को एहसास हो जाता है कि हमारे अपने पति की ज़रूरत होता है, वह ज़रूरत पूरा करने के लिए रोहन के अंदर कुछ ना कुछ दिख रहा है। और उसी वक्त जो होता है रोहन के करीब जाती है और जाने के बाद खुद उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेती है। लगभग 4 घंटे का वक्त ना जाने कैसे वहाँ पार हो जाता है कि बबीता जो होती है अपने दिल की जो धड़कनें होती है उस धड़कन में जाकर रोहन को बसा लेती है और उसी वक्त रोहन को मोबाइल नंबर दे देती है। लेकिन जब दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त एग्जीक्यूटिव जो रोहन होता है उसके पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती कि तुम्हारा ब्रॉडबैंड इस वक्त काम नहीं कर रहा है। लेकिन रोहन समझ जाता है कि आखिर कौन सा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है। उसी वक्त निकलता है और इधर अब बबीता के ब्यूटी पार्लर में घुस जाता है। लेकिन बबीता जो होती है जैसे रोहन को देखती है उसके खुशियों को जो लहर होता है अब वह बढ़ जाता है और वहीं बबीता जाकर इधर इशारा करने के बाद अपने ही ब्यूटी पार्लर में ले जाती है। खुला दुकान छोड़कर अपने घर के अंदर उसी ब्यूटी पार्लर में अब संबंध बना देती है। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है बबीता को अपने पूरे पति का जो प्यार होता है उसी वक्त भुलाते हुए और इधर रोहन को अपने करीब ला लेती है। फिर ये रिश्ते को अंजाम देने के बाद हर दिन का सिलसिला जो होता है इधर अब बबीता और रोहन का कभी ब्यूटी पार्लर में चलता, लेकिन कभी खुद बबीता अपने ही कमरे पर पति की गैर मौजूदगी में बुला लिया करती थी। कभी होटल में खुद इधर रोहन बबीता को लेकर पहुंच जाया करता था। अब यह ज़रूरत जो थी हंसते पूरा होते होते लगभग कई महीने का जब वक्त गुजर जाता है तो रोहन जो होता है कभी कभी बबीता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर ही अश्लील फ़ोटो अपने कुछ प्राइवेट मोमेंट के भेज दिया करता था, कभी वीडियो भेज दिया करता है। लेकिन बबीता जो होती है इस चीज़ से कभी जो होता है हताश नहीं होती है। बार बार अब चैट के द्वारा रात बिरात या कॉल थ्रू चलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी 1 जनवरी का दिन होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त बबीता जो होती है बाथरूम में मौके पर स्नान कर रही होती तो बाहर उसी वक्त एक मोबाइल में बबीता के नोटिफिकेशन आता है। उसका जो अपना पति होता है भीमराज, और भीमराज जैसे मोबाइल में आवाज़ को सुनता है तो करीब जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन को देखता है तो खोलता, उसकी आंखें जो होती चौधिया से जाती है, क्योंकि उसमें बबीता और साथ में उसके प्रेमी का ही प्राइवेट मोमेंट का वीडियो होता है। जब पूरी वीडियो को ध्यान से देखता कई फाइलें वह उसी वीडियो में पड़े होते हैं। देखकर सनस रह जाता है, पूरी तरह से उसके यकीन हो जाता कि हमारी पत्नी का बाहर के लड़के के साथ प्रेम अफेयर चल रहे हैं। अपनी पत्नी को बाहर निकालता है, वही मोबाइल दिखाता है और देखते ही बबीता वहाँ सनस रह जाती है, अपने पति का मुंह रखती है। लेकिन उसी वक्त इधर जो होता है
अब भीमराज अपनी पत्नी का काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उसी वक्त हिदायत दे देता है कि आज के बाद तुम्हारा उस लड़के से मुलाकात पूरी तरह से बंद है। अगर कहीं भी किसी चीज़ की जानकारी हमें लगेगी फिर तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। लेकिन बबीता जो होती है उसी दिन से सावधानी तो बरतती है, लेकिन ना इधर रोहन को ही अपने अंदर दिल की जिज्ञासा जग पाती है और ना इधर बबीता का मिट पाता, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए अब चोरी छुपे का सहारा लेते हैं। लेकिन दोबारा जैसे ही भीमराज को खबर लगता कि हमारी पत्नी अभी तक नहीं सुधरी तो दोबारा अपनी पत्नी का शराब पीकर अपने घर पहुंचता और पिटाई करता। लेकिन पिटाई करने के बाद तुरंत अपनी पत्नी का मोबाइल लेता और लेने के बाद रोहन के पास फ़ोन कर देता है और रोहन तुरंत घर पहुँचता है। और जैसे ही घर में घुसता है तो समझ जाता कि ज़रूर बबीता अपने पति के हाथों से पिट चुकी है। लेकिन उसी वक्त कुछ बोलचाल होता है भीमराज और रोहन के बीच और भीमराज उसी वक्त रोहन को काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। हिदायत देता है कि आज के बाद हमारी पत्नी के सामने मत पड़ना। लेकिन वहाँ से जलील होकर रोहन तो निकल जाता, घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जो था बाहर जीने लग जाता है। लेकिन अपने मन में ठान लेता है कभी ना कभी भीमराज को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन बबीता और इधर रोहन का दोनों का उस दिन से बातचीत बंद हो जाता है। लेकिन बबीता जो होती है अपने पति से अपने घर में ही अब नफरत करना शुरू कर देती है, अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देखती है, क्योंकि बड़ी जो बेटी होती है पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी होती है। वह सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए और लग जाती, तभी मौका पाती ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। तो ब्यूटी पार्लर में जब देखती वहां पर कोई नहीं है तो फ़ोन करके रोहन को बुला लेता है और रोहन के साथ जो होती है वहीं पर अपने रिश्ते को अंजाम देती। फिर कहने लग जाती है कि आखिर इस रिश्ते को कब तक चोरी छुपी चलेगा। हम भी चाहते हैं हमारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ आगे की बीते, इसके लिए तुम्हें जो भी करना हो जल्दबाजी करो, नहीं तो हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। अगर हमारा पति हमारे रास्ते से अगर हट जाता है तो ठिकाने से तुम ठिकाने लगा देते हो तो तुम्हारे साथ अपने प्रॉपर्टीज तो अपने नाम करवा तो रखे हैं और साथ में तुम्हें भी अपने नाम करवा लेंगे, अपनी ज़िंदगी मिलकर ऐसा आराम से बिताएंगे। रोहन जैसे यह बात सुनता है तो पुरानी जो खुन्नस होती निकालने के लिए बबीता के साथ और तैयार हो जाता, बबीता की बात मान लेता है और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए लग जाता। तभी मार्केट में जाता है, कुछ हितैषी मिलता है, उनके ही साथ मिलकर रिवॉल्वर डील कर लेता, अपने जेब में रख लेता है। इधर बबीता से फ़ोन के द्वारा उसके पति की हर बात की जानकारी अब लेना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि बबीता के फ़ोन के द्वारा ही उसके पति का रेकी करने लग जाता है, हर एक एक बात की जानकारी रख लेता है। लेकिन तभी 10 मार्च साल 2021 का ही अब जैसे ही सुबह का लगभग 8 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर रोहन जो होता है वही अपने ही चाचा का महिंद्रा सेंट्रो बाइक लेता और लेने के बाद हेलमेट लेकर अपने हाथ में निकल पड़ता है। और निकलने के बाद लगभग भीमराज के घर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है हुडको पैलेस, वहीं पर जाकर अपनी बाइक लेकर खड़ा हो जाता। वहीं खड़े होकर भीमराज का आने का इंतज़ार करता है। लेकिन खड़े खड़े जब कुछ वक्त बीत जाता है तो वक्त बबीता का फ़ोन आ जाता है कि इस समय जो होता है भीमराज वहीं जो पार्क है वहीं पर अपनी वैगनार कार लेकर घूमने के लिए रोज़मर्रा की तरह आज भी गया हुआ है। और जैसे ही इधर रोहन खबर पाता है तुरंत ही अपना वही बाइक लेता और लेने के बाद हेलमेट सर पर लगता है और लगाने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है और वहीं रास्ते में खड़े होकर इंतज़ार करने लग जाता है। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता है तो भीमराज जो होता है अपना वही वैगनार कार लेकर और निकल पड़ता है। और जैसे ही इंद्रूजगंज के उसी इलाके में उसी रोड पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद जैसे इधर जाकर अब रोहन देखता है कि वैगनार कार में सही में बबीता का पति भीमराज है, तुरंत पीछा करना शुरू कर देता है। और लेकिन जैसे ही वहाँ बिजली घर के करीब इधर रोहन अपना कार लेकर पहुंचता, उसी वक्त आगे जाता, जाने के बाद वही कार रोक लेता है। और रोकने के बाद पहले 2-3 मिनट इधर खुद रोहन भीमराज से बात करता है, लेकिन उसी बीच अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकालता, फिर उसी के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है। लेकिन जैसे ही भीड़ के लोगों को देखता है कि दौड़े तरफ हमारी तरफ आ रहे हैं तो उसी वक्त रिवॉल्वर हटाते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई बबीता और रोहन के द्वारा आता है, सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह भी एकदम सा सन्न सा रह जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को
एक हृदय वृत करने वाला सूचना भी मिल जाता। पता चलता कि जिस दिन बबीता को पुलिस की टीम जो थी हिरासत में लेकर थाने पहुंची थी, उसी वक्त आईसीयू में ही बबीता का जो अपना पति होता भीमराज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। अब पुलिस जो टीम होती है उसी वक्त बबीता और रोहन को अपने कस्टडी में लेती है, ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते। कोर्ट में दोनों के ऊपर धारा 302 और 334 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।